नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की 5 फरवरी 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से ज्वाइन करने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा? जवाब है विकल्प ए, निम्न प्रतिरोध। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। किसी चालक में व्यय होने वाली विद्युत शक्ति P = v² के समानुपाती होती है। जब वोल्टेज नियत हो तब शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिरोध जितना कम होगा समान वोल्टेज पर उतनी ही अधिक शक्ति की खपत होगी। इसलिए समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर निम्न प्रतिरोध वाला संयोजन अधिक शक्ति की खपत करेगा। अगला प्रश्न, समजातीय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है आपका विकल्प ए, प्रत्येक उत्तरवर्ती सदस्य सिंगल बॉन्ड CH2 समूह द्वारा भिन्न होता है। व्याख्या देखते हैं। समजातीय श्रृंखला के सभी यौगिकों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। एक सदस्य से दूसरे सदस्य में सिंगल बॉन्ड CH2 समूह का अंतर होता है और इसका सामान्य सूत्र जो है वो समान होता है। अगला प्रश्न, जब एक लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? आंसर है कि लोहा घुल जाता है और किल पर तांबा जमा हो जाता है, यानी विकल्प ए। व्याख्या है, यह क्या है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और लौह की किल पर तांबा लाल भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। इस अभिक्रिया में नीले रंग का कॉपर सल्फेट घोल फीका पड़ जाता है या हरा हो सकता है। यह किस कारण से? तो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बनने के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? आपका सही जवाब है साइक्लोहेक्सेन, विकल्प बी। व्याख्या देखते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु आपस में एक वलय बनाते हैं उन्हें चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। साइक्लोहेक्सिन, जिसका सूत्र है C6H12, एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक वलय बनाते हैं। ब्यूटेन, मीथेन और एथीन श्रृंखलाबद्ध हाइड्रोकार्बन है, ये चक्रीय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, फुफ्फुस के अंदर वायु और रुधिर के बीच गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला उत्तक सहायक होता है? सही जवाब है एक स्तरीय सल की उपकला, यानी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, व्याख्या है, फुफ्फुस की वायु कोशिकाओं की दीवार एक स्तरीय सल की उपकला से बना होता है। यह उपकला बहुत पतली और एक ही परत की होती है जिससे गैसों का तीव्र आदान प्रदान संभव होता है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं। पतली उपकला और निकट स्थित रुधिर वाहिकाओं के कारण O2 रक्त में तथा CO2 वायु कोशिकाओं में आसानी से प्रसारित हो जाती है। अगला प्रश्न है, औसत वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है कि यह सदैव औसत चाल के समान होता है। यह विकल्प जो है यह गलत है और बाकी का जो विकल्प दिया गया है कि इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, बिल्कुल सही है। औसत वेग जो है मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। यह गति की दिशा पर निर्भर करता है। यह कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित करने पर इसका मान प्राप्त होता है। तो बाकी के 3 जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और सी विकल्प गलत दिया गया है। व्याख्या है, औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। यह सदिश राशि होती है, इसलिए यह गति की दिशा पर निर्भर करती है
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यह एक अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करती और सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करने पर औसत वेग और औसत चाल समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या द्रव पदार्थों की विशेषता है? आंसर है कोई निश्चित आकार नहीं लेकिन निश्चित आयतन। यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। व्याख्या, द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता, उसे जिस पात्र में रखा जाता है वह उसका ही आकार ले लेता है। द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है अर्थात उनके कण पास पास रहते हैं और लगभग असंपीड्य होते हैं। द्रवों का प्रवाह गुण होता है इसलिए वे प्रवाहित हो सकते हैं। द्रव संपीड़ित बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच अंतराल बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, कीड़ों की कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर पौधों के पोषक तत्वों की हानि का कारण बनती है? सही जवाब है विकल्प डी, कोशिका रस को चूसना। ठीक है। व्याख्या, कुछ कीट पौधों के कोमल भाग से कोशिका रस को चूसते हैं। इनमें एफिड यानी कि माहू, व्हाइट फ्लाई, जेसिड आदि प्रमुख उदाहरण हैं। कोशिका रस चूसने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख सकती हैं। इससे पौधे के पोषक तत्वों का सीधा तौर पर नुकसान होता है और उसकी उपज में कमी आती है। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए नए पादपों को विकसित करता है? सही जवाब है पर्णकोर यानी विकल्प डी। व्याख्या देखते हैं, ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर पर्णकोर होते हैं। इन पर्णकोरों में सूक्ष्म कलिकाएं बनती हैं जिससे नए पादप विकसित होते हैं। जब पादप बड़े हो जाते हैं तो वे पत्ती से अलग होकर मिट्टी में गिरते हैं और नए पौधे बन जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या होती है? कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी पिंड का त्वरण आधा कर दिया जाए तथा उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो बल क्या होगा? आंसर है कि उसका बल जो है आधा रह जाएगा, विकल्प बी। व्याख्या, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि द्रव्यमान स्थिर रखा जाए और त्वरण आधा कर दिया जाए तो नया बल m इंटू ए अपान टू यानी ma अपान टू तो क्या होगा? f अपान टू के बराबर, यानी कि बल जो है उसका आधा हो गया। ठीक है। तो बल का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अगला प्रश्न, एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है। 20 मीटर गिरने के बाद गेंद का वेग कितना होगा? आंसर है विकल्प ए, 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए व्याख्या समझते हैं। यदि किसी पिंड को विरामावस्था से नीचे की ओर गिराया जाए तो u इक्वल टू 0, u क्या है? प्रारंभिक वेग, तो u इक्वल टू 0, a इक्वल टू g, s इक्वल टू h और v का मान क्या होगा? तो समान त्वरण की स्थिति में समीकरण बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे आप उसका मान रखेंगे तो आंसर क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अतः 20 मीटर गिरने के बाद गेंद का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है कि यह स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा है, विकल्प सी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित होती है। यह ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई, विकृति, संपीड़न या प्रसारण आदि पर निर्भर करती है। उदाहरण, ऊंचाई पर रखा पिंड, तनी हुई धनुष की डोरी या संपीड़ित स्प्रिंग। स्थितिज ऊर्जा को आवश्यकता के अनुसार गतिज ऊर्जा या अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र है U इक्वल टू mgh। अगला प्रश्न है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोलाइडी विलयन की एक विशेषता को संदर्भित करता है? आंसर है विकल्प सी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच होता है। इन कणों को साधारण नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से उन्हें देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन में कणों का बिखराव होता है, यानी डिस्पर्सन होता है, इसलिए यह प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। किसके कारण? टिंडल प्रभाव के कारण। उदाहरण के तौर पे दूध, कोहरा, धुआं, पेंट, जिलेटिन आदि। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण के। विषमांगी मिश्रण की विशेषता संरचना असमान होती है। कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच होता है। कोलाइडी विलयन छानने वाले कागज से नहीं छाने जा सकते, जैसे कि दूध, कोहरा, धुआं, पेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिकों के युग्म को निरूपित नहीं करता? आंसर है विकल्प डी, 17Cl35 और 17Cl38। ठीक है, ये समस्थानिक के युग्म को निरूपित नहीं करता है। व्याख्या, समस्थानिक क्या होते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। यदि परमाणु क्रमांक भिन्न है तो वो समस्थानिक नहीं होते। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में थोड़ा अंतर हो सकता है। समस्थानिक के उदाहरण हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, 1S2 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, 1S3 जिसे ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, और क्लोरीन के प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं 17Cl35 तथा 17Cl37। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था? 17Cl35 और 17Cl38 दिया था, तो ये इसलिए ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कॉलम ए और कॉलम बी में उल्लिखित का सही मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिया गया है बाह्य दल और दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और परागकण। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि जो आपका पी वाला है उसका है दूसरा ऑप्शन, क्यू का पहला और आर का चौथा तथा एस का तीसरा। यानी बाह्य दल और दल का सहायक भाग होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर जनन भाग, वर्तिकाग्र स्त्री केसर और परागकण जो है वो पुंकेसर होता है। ठीक है, व्याख्या समझते हैं। यहाँ पर भी वही चीजें सेम बताई गई हैं कि बाह्य दल और दल जो है ये जनन भाग है, पुंकेसर स्त्री केसर सहायक भाग, वर्तिकाग्र पुंकेसर और परागकण स्त्री केसर। ठीक है, तो पुष्प के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सहायक भाग और दूसरा होता है जनन भाग। सहायक भाग में होते हैं बाह्य दल और दल, और जनन भाग में पुंकेसर जो कि नर भाग होता है और स्त्री केसर जो कि पौधे का मादा भाग होता है पुष्प का, और वर्तिकाग्र जो है स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है जो परागकण को प्राप्त करता है। परागकण पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अधिकांश कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन के दौरान बनने वाले प्राथमिक उत्पाद कौन से हैं? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। व्याख्या समझते हैं। दहन क्या होता है? तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा तथा प्रायः प्रकाश उत्पन्न करना शामिल है। ठीक है, अधिकांश कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन के दौरान प्रमुख उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। पूर्ण दहन में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, इसलिए कार्बन पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दहन जो है वो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न,
जब श्वेत प्रकाश अपने मानक अभिविन्यास में एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन पर देखे गए रंगों के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? सही जवाब है विकल्प ए, विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज तथा आर से रेड होता है। ठीक है, ये क्या है? 7 रंगों को दिखाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसे विबग्योर कहते हैं, यानी कि बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के कारण अलग-अलग होता है। कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का, और इसका अपवर्तन अधिक होता है, तथा अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है लेकिन इसका अपवर्तन कम होता है। इसी कारण स्क्रीन पर रंगों का क्रम जो है विबग्योर यानी बैंगनी से लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? आंसर है विकल्प ए, NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O। व्याख्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप यहाँ पे दिखाया गया है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl यानी कि लवण और H2O यानी कि जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। अगला प्रश्न, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? आंसर है 0.1 सेकेंड। जब ध्वनि किसी बड़ी बाधा या दीवार से टकराकर वापस आती है तो परावर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि या उसे इको कहते हैं। यदि परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि के कम से कम 0.1 सेकेंड बाद हमारे कानों तक पहुंचती है तभी हम उसे अलग से सुन पाते हैं। यदि समय अंतराल 0.1 सेकेंड से कम होता तो दोनों ध्वनियां मिल जाती और हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो मानी जाती है, क्योंकि ध्वनि की चाल वायु में लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होते हैं, यानी विकल्प ए। व्याख्या, लवक जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। लवक सामान्यतः बड़े आकार के होते हैं और इनमें वर्णक यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। वर्णकों के कारण ये रंगीन होते हैं जैसे हरित, पीले, नारंगी, लाल, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, एक वनस्पतिज्ञ किसी पादप के प्ररोह पर तीव्र वृद्धि का अवलोकन करता है। इस वृद्धि के लिए किस प्रकार का पादप उत्तक सर्वाधिक उत्तरदायी है? आंसर है शीर्षस्थ विभज्योतक, विकल्प ए। व्याख्या, प्ररोहाग्र और मूलाग्र जड़ का अग्रभाग में शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। यह उत्तक कोशिकाओं के सतत विभाजन द्वारा प्ररोह और जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाएं छोटी, पतली, कोशिका भित्ति वाली, घनी साइटोप्लाज्मिक और बड़े नाभिक वाली होती है। यही उत्तक नई कोशिकाओं, उत्तकों और आगे विभिन्न अंगों के निर्माण का आधार बनता है। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक क्या करता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। जो पार्श्वीय विभज्योतक होता है जैसे संवहन विभज्योतक, यह मोटाई में वृद्धि करता है और उत्तक विभेदन के पश्चात स्थायी उत्तक बनते हैं और विभाजन की क्षमता खो देते हैं। अगला प्रश्न,
महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है फैलोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। बिल्कुल सही जवाब है विकल्प ए। महिला प्रजनन प्रणाली के प्रमुख अंग हैं अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। अंडाशय अंडे का निर्माण करते हैं और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करते हैं। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है और यहीं पर वहां निषेचन होता है। गर्भाशय भ्रूण के विकास का स्थान है। इसकी निचली सकरी गर्दन नुमा संरचना को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो कि योनि से जुड़ी होती है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। निषेचन का स्थान कौन होता है? फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय भ्रूण के विकास का स्थान होता है और एक लड़की जन्म के समय ही लाखों अपरिपक्व अंडों के साथ पैदा होती है। यौनावस्था में कुछ अंडे परिपक्व होते हैं। अगला प्रश्न, रबी की फसल किस ऋतु में काटी जाती है? आंसर ग्रीष्मकाल। व्याख्या कि भारत में रबी की फसलें सर्दी में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और दिसंबर में अक्टूबर से दिसंबर तक। भारत में रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर, और ग्रीष्मकाल मार्च से मई में काटी जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ये फसलें कम तापमान, कम वर्षा की स्थिति में अच्छी होती हैं। भारत में रबी की फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है। तो रबी की फसलें क्या है? सर्दियों में बोई जाती हैं और ग्रीष्मकाल में काटी जाती हैं। रबी की फसलें मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी। इन फसलों को ठंडे और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में रबी की फसलें मुख्यतः मार्च से मई के बीच काटी जाती हैं। आपका सबसे अंतिम प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस 30 मीटर दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बनता है। आवर्धन है। आंसर -2। व्याख्या, आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। अब उत्तल लेंस द्वारा 2f और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है। ऐसे प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टे और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। आवर्धन का मान भिन्नात्मक हो सकता है और संकेत यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिबिंब की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपके ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए एक बार आप प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।